ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ 'ਚ 5 ਵੱਡੇ ਕਦਮ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠੇ WhatsApp ਤੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ 107 ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ 47 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਟੈਸਟ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ ਐਂਟੀ ਰੈਬਿਸ ਦਾ ਮੁਫਤ ਟੀਕਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ। ਇਹ ਹੈ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਜ ਵੀ ਮੁਫਤ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਪੂਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। काफिला सबका बढ़ा जाता है मंजिल की तरफ। काफिला सबका बढ़ा जाता है मंजिल की तरफ। हम खड़े सोचते हैं पहले तय करें कि जाएं किधर। भारत में मुसलमान यानी इस मुल्क की सबसे बड़ी अल्पसंख्यक आबादी, संख्या में 200 मिलियन से ऊपर, यानी अगर अकेले होते तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मुस्लिम मुल्क बन जाते। मगर अफसोस, इतनी बड़ी गिनती के बावजूद जहां तरक्की, तालीम और सियासत में आगे होना चाहिए था, वहां हालात ऐसे हैं कि मानो कोई रिवाइंड बटन अटका हुआ है। कभी गालिब का इल्म अदब, सर सैयद का तालीमी इनकलाब, APJ अब्दुल कलाम का इल्म और इंसाफ मिसाल हुआ करते थे। आज हाल ये है कि मुसलमानों की हालत बहस का भी मुद्दा बनी तो सिर्फ वोट बैंक के तराजू में तौलने भर के लिए। कभी हिंद के तख्तो ताज पर राज करने वाले मुसलमान आज हिंद की एक बदहाल सूरत के तौर पर दिखने के लिए मजबूर हो चले हैं। कभी दुनिया में अपनी ताकत और हुनर का लोहा मनवाने वाले मुसलमान आज हिंदुस्तान में एक कमज़ोर कौम बनकर रह गए हैं। कभी अलजेब्रा और एल्गोरिदम देने वाले मुसलमान आज हिंदुस्तान में पंचर बनाने वाले की पहचान रखने को मजबूर हो गए। कभी बड़ी बड़ी राजगद्दियों पर बैठने वाले मुसलमान आज राजनीति का वोट बनकर रहने को मजबूर हो गए। लेकिन क्या आपने ये कभी सोचने की कोशिश की है दोस्तों कि आखिर हिंदुस्तान के मुसलमानों की हालत के पीछे कौन है? मुसलमानों की इस हालत की वजह क्या है? मुसलमानों की इस बदहाल स्थिति की वजह कैसे बनी और इस बदहाल स्थिति को कैसे क्रिएट किया गया? शायद नहीं, क्योंकि अगर सोचते तो इसको सुधारने के लिए काम करना शुरू करते। अक्सर बड़े बूढ़ों का एक कहावत आपने सुना होगा कि हरकत में बरकत है। अब हरकत करे कौन? जिसे इसका फिक्र हो या जो ऐसा करना चाहता हो। अंग्रेजी में एक कहावत अक्सर पढ़ने सुनने को मिल जाती है, जो कि कुछ इस प्रकार है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। यानी खुदा भी उसी की मदद करता है जो अपनी मदद करता है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि हिंद के मुसलमानों की बदहाली की वजह और इसका कसूरवार। दरअसल वक्त बदला, लोग बदले, दुनिया भर की स्थिति बदली, लेकिन अगर नहीं बदला तो वो हिंद का मुसलमान। दोस्तों, तालीम की जहां इस्लाम में बेहद अहमियत बताई गई है और इसे पाने के लिए मीलों दूर के सफ़र करने की इजाज़त और अहमियत को समझाया गया है, उसी इस्लाम को मानने वाले मुसलमान धीरे धीरे अपनी तालीम से दूर होते चले गए। उन्होंने तालीम का मतलब मदरसों में पढ़ी जाने वाली उर्दू किताबें भर से लगा लिया। वहाँ कुरान भी पढ़ा तो सिर्फ रट्टा मार कर, यानी कि समझने की कोशिश कुरान को कभी नहीं की गई। और अंत ये हुआ कि बेचारे किताब छोड़ तख्तियों में उलझ कर रह गए। दोस्तों, हिंदुस्तान के मुसलमानों के हालत में सबसे बड़ी कमज़ोरी तालीम यानी शिक्षा से दूरी है। सरकारी रिपोर्ट कहती है कि मुसलमानों की साक्षरता दर अभी भी राष्ट्रीय औसत से कम है। उच्च शिक्षा यानी यूनिवर्सिटी स्तर पर तो हालात और भी नाजुक हैं। अब सोचिए, जिस मज़हब की पहली इक़रा यानी कि पढ़ो, जी हाँ, पढ़ो से शुरू होती है, यही कौम ज़्यादातर पढ़ाई की अलमारी खाली रखकर बस दीवार पर सजावट के लिए पुरानी आयतें टांग लेती है। किताबें पढ़ी जाए तो सिर्फ मजहबी किताबें, साइंस, टेक्नोलॉजी, सोशल साइंसेस,
सब काफिरों का इल्म मानकर नज़रअंदाज। कोई पूछे जनाब, जब डॉक्टर, इंजीनियर और जज बनना काफिरों का काम ठहरा तो आने वाली नस्लें क्या सिर्फ टीम मीटिंग्स में बिरयानी का मेन्यू तय करके दुनिया जीत लेगी? अब अगर बात सियासत की करें तो भारत का मुसलमान आज़ादी से ही वोट बैंक की शक्ल में इस्तेमाल होता रहा है। हर पार्टी जानती है कि मुसलमानों का वोट एक झुंड की तरह शिफ्ट किया जा सकता है और नतीजा ये निकला कि मुस्लिम समाज का वोट तो सबको चाहिए मगर उसके मसले किसी को हल नहीं करने हैं। अफसोस ये है कि लोग हर 5 साल में सिर्फ यही देख रहे हैं कि कौन हमारा रहनुमा है, और रहनुमा कौन है? वही जो इलेक्शन से पहले बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले फ़ोटो खिंचवाएंगे, मस्जिद में जाकर चमचमाते कपड़ों में इफ्तार कर लेंगे और फिर 5 साल तक मुंह ना दिखाएंगे। मुसलमानों की अपनी सियासी लीडरशिप का हाल इससे भी बुरा है। आपस में फ़िरका परस्ती और औकाती राजनीति। जो नेता मिल भी गया तो उसका सपना बस इतना, कहीं से टिकट मिल जाए, कुर्सी लग जाए, काम का क्या होगा, किसे परवाह। आज मुस्लिम समाज में तालीम पर जो पैसा खर्च होना चाहिए था वो शादियों में पटाखे उड़ाने में और बड़े बड़े बैंक्वेट हॉल सजाने में उड़ता है। निकाह का हुक्म सादगी का है, लेकिन हकीकत दूल्हे की बारात होटल में लॉटरी की तरह चमचमाती है। दहेज और तामझाम का आलम यह है कि गरीब परिवार बेटियों की शादी करते करते बर्बाद हो रहे हैं। मदरसा बनाना आसान है क्योंकि वहाँ बिजली, इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी बनाने की बात आती है तो बहाने तैयार हैं। अरे भाई, ये सरकार का काम है ना। फिर वही सवाल उठता है, जब बच्चा अनपढ़ रह जाएगा तो नौकरी कौन देगा, और जब नौकरी नहीं मिलेगी तब वही शिकायत, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, हमारे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है। इस सच को नकारा नहीं जा सकता है कि मुसलमान ट्रेड, बिजनेस और आर्ट के माहिर रहे हैं। कपड़ा उद्योग, हस्तशिल्प, संगीत, अदब, हर जगह उनका नाम रहा है। लेकिन आधुनिक दौर में ये हुनर बदलते वक्त से तालमेल ना बैठा सका। सिलिकॉन वैली की दौड़ में मुसलमान आज भी कश्मीरी शॉल की दुकान और बिरयानी का कारोबार तक में ही सिमटे हैं। कोई गलत नहीं है इन पैसों में, मगर सवाल है कि क्या 20 करोड़ आबादी का मुस्तकबिल सिर्फ हफ्ते के आखिर में कबाब का ठेला ही होना चाहिए? फिरके शिया, सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस की दीवारें इतनी ऊंची बना दी गई है कि अपने ही घर में एक दूसरे को देखना गवारा नहीं है। नमाज अदा करते वक्त मोहल्ले में 4 मस्जिद चाहिए। स्कूल बनाने में बस बहाना चाहिए। बर्फ की अरबों की ज़मीन है, लेकिन वहाँ यूनिवर्सिटी क्यों नहीं है? क्योंकि ज़मीन तो पक्की है मगर इरादे रेत के जैसे ढुलकते रहे हैं। तालीम, मेहनत और मॉडर्न दुनिया की समझ को बहुत बार मजहबी ख़तरों के साथ जोड़ दिया गया। 10वीं पास हुआ लड़का अगर आगे साइंस में जाए तो चश्मे वाले अंकल फ़ौरन हुक्म सुनाते हैं। ये सब दुनियावी पढ़ाई है, आखिरत में काम नहीं आएगी। किसी लड़की ने डॉक्टर बनने की कोशिश की तो फैसला, बेटी घर संभालो, ये काम मर्दों का है। नतीजा ये निकला कि पूरी कौम का एक बड़ा हिस्सा सदी दर सदी घड़ी पीछे चलता रहा। और इस सबसे बड़ी बीमारी है कसूरवार हमेशा दूसरों को ठहराना। पढ़ाई नहीं की, सरकार ने मौका नहीं दिया, नौकरी नहीं मिली, भेदभाव हुआ, बिजनेस डूबा, मार्केट ख़राब है। सवाल ये है, मुसलमानों का खुद का बनाया गया कम्युनिटी मॉडल कहाँ है भाई? कोई रोड मैप, कोई पॉलिसी, कोई स्वावलंबन का ढांचा नहीं, बस रोना, रोना और रोना। और सबसे आसान इलाज के तीर पर हम पर जुल्म हो रहा है। व्यंग पूरा हुआ तो
कुछ सच्चाई की भी बात की जाए दोस्तों, अगर हालात बदलने हैं तो तालीम पर सबसे बड़ा जोर देना होगा, बच्चों को पढ़ाना होगा और बिजनेस टेक्नोलॉजी की दुनिया में उतरना होगा। धार्मिक और सामाजिक नेतृत्व को सिर्फ मजहबी मुद्दों पर नहीं बल्कि तालीमी और सामाजिक सुधारों पर भी सोचना होगा। अपनी राजनीति को मजलूमियत की जगह उपलब्धि पर खड़ा करना होगा। आज मुस्लिम समाज एक चौराहे पर खड़ा है। एक रास्ता वही पुराना है जिसमें किस्मत पर रोना और लीडरों के पीछे जुटना है। दूसरा रास्ता मुश्किल है, इल्म, तालीम, मेहनत और तरक्की का। लेकिन तब तक कौम ये फैसला नहीं करेगी कि उसे बिरयानी के ठेले से ऊपर उठकर बोर्ड रूम और यूनिवर्सिटी तक पहुंचना है, तब तक हालात में कोई बदलाव नहीं आने वाला है दोस्तों। इसे सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है और ख़ासकर घर के बड़ों को, जिनको लगता है कि पढ़ाई लिखाई दुनियावी तालीम है, उनको सोचने की ज़रूरत है कि दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम लेना भी बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई लिखाई करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अपने आप को मजबूत कौम बनाना चाहते हैं तो आपको अपने बच्चों को पढ़ाना होगा, अच्छी शिक्षा देनी होगी, अच्छा एजुकेशन, जिससे आपकी कौम मजबूत होगी। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।